खैर ये मेरा विषय, मेरा खुद का रुचि है इसमें, लेकिन मैं जब बोलूंगा तो हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगे, क्योंकि मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है कि मैं जब बोलता हूं तब सच बोलने की कोशिश करता हूं। डर कहीं आसपास भटकता नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी लगे। सबसे पहली अगर बुनियादी जरूरत कही जाए किसी भी समाज के सुधार के लिए तो वो होती है शिक्षा। कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर इस तरह का होना चाहिए कि हमें किसी के आगे ना तो हाथ फैलाने पड़े और ना किसी से मांगना पड़े। वो कैसे होगा? ऐसे नहीं कि दो चार लोग अफसर बन गए, कोई अच्छा अफसर बन गया, ऐसे नहीं होगा। हमें हमारे समाज में धरातल पर रहकर काम करना होगा। उस बच्चों को ढूंढना होगा जो कहीं पॉलीथीन बीन रहा है, उस बच्चे को ढूंढना होगा जो 10 रुपए के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसको वहां से पकड़कर स्कूल में ले जाना होगा। ये अगर नैतिक जिम्मेदारी हम सब लोग लेंगे कि हमारे समाज के हर उस बच्चे को पढ़ाना है जो किसी भी कारणवश पैसों की कमी हो या विचारों की कमी हो, उसकी वजह से शिक्षा से वंचित है। इसके बाद अगर मैं कहना चाहूं तो हमें आज जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो शिक्षा किस प्रकार की है। मेरे से पहले एक वक्ता ने बोला था कि आज की जो शिक्षा है वो भेड़ बकरी का दूध है। वास्तव में उन्होंने सही कहा है। हमें मात्र और मात्र नौकरी हासिल करने की शिक्षा दी जाती है, एक अच्छा इंसान बनने की नहीं दी जाती है, एक अच्छा विचारक बनने की शिक्षा नहीं दी जाती है। क्योंकि आज की जो सरकार है या जो भी अगर हम कहें तो वो चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे जरूर, लेकिन उनसे सवाल नहीं करें। जब सवाल करेंगे तब उनके मन में यह प्रश्न उठेगा कि ये सवाल करने कैसे लगे, क्योंकि ये लोग पढ़ने लिखने लग गए। शिक्षा के बाद अगर हम समाज सुधार की बात करें तो मैं अपने सामाजिक तौलिए पर, सामाजिक जो रवैया है उस पर जाना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज के लोगों की जो आजकल समाज में काम कर रहे हैं, समाज में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनका नैतिक दायित्व क्या बनता है। मैं बच्चा हूं हालांकि, लेकिन अगर आपने मौका दिया, मेरे को विषय दिया है तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। क्योंकि आजकल जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं सवाल उन्हीं से करूंगा जो पढ़े लिखे हैं विशेषकर। वो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा था कि पढ़े लिखे लोग तो सक्षम बन गए हैं, जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली है। आप कुछ उदाहरण हमारे समाज में छोड़कर मैं कहूंगा कि जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली वो अपने ऐसा आराम से जी रहे। समाज के लोग कहाँ हैं, समाज के बच्चे कहाँ हैं, समाज किधर जा रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसी तरह से समाज को दरकिनार करते रहेंगे, समाज की तरफ ध्यान नहीं देते रहेंगे, तो हमारा समाज निश्चित तौर पर ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा, किसी दूसरे रास्ते यानी कि अवनति की तरफ जाएगा। मेरा कर्मठ निवेदन रहेगा समाज के तमाम उन लोगों से जो सक्षम है, चाहे वो उद्यमी है, चाहे वो कर्मचारी है या किसी भी तरह से सक्षम है, वो अपने समाज की तरफ ध्यान दें, हमें गाइड करें, जहाँ कहीं हम गलत हैं हमें समझाएं, सिखाएं। अब जो मेरा फील्ड है मैं उसकी बात करना चाहूंगा। राजनीतिक दौर जब शुरू होता है तो हमारे समाज की स्थिति क्या होती है। अगर एसटी के कोई कैंडिडेट रहते हैं, उस समय हमारे समाज के लोग कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ दोनों को लड़ाकर, हाँ उसमें स्थिति ऐसी होती है कि हम 2 कैंडिडेट खड़े करने पड़ते हैं, लेकिन हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ है, बहुत कम बार, कि जहां एसटी की सीट आई है और कोई निर्विरोध सरपंच बना है या कोई भी बंदा निर्विरोध हुआ है, बहुत कम। एक आध कोई उदाहरण होगा जहां भीलों के घर कम होते हैं वहां ऐसा होता है। 10 घर हो गए, समझ लो 3 कैंडिडेट पक्के। ये हमारे समाज की फूट को दर्शाता है। अब देखते हैं दूसरे कैंडिडेट की। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता है तो समाज के लोग 5 कैंडिडेट हैं तो 5 के घर जाएंगे। सुबह किसी कैंडिडेट के घर जाएगा, शाम को किसी और के होगा, रात को किसी और के होगा। तो जितने कैंडिडेट होते हैं वो सब लोग समाज के लोगों पे विश्वास नहीं करते कि आखिर इसने वोट दिया तो दिया किसको, क्योंकि ये दिक्कत हर किसी के घर पे है। आज हमारे समाज की स्थिति अगर राजनीतिक रूप से देखें तो कुछ नहीं है, 0 है। अगर रूपाराम जी, साले मोहम्मद जी या कोई भी नेता है, MLA MP है, उनकी अगर दरियादिली छोड़ दे
तो हमारी स्थिति इस तरह की है, ना हमारे लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं, ना हमारे लोगों का कहीं काम हो रहा है। क्यों नहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि हम में कमी है। उस कमी को ढूंढेगा कौन, निकालेगा कौन? आज अगर इस कार्यक्रम में आए, सोचे, सुने और चले गए तो कोई मकसद नहीं इस कार्यक्रम का, इतने रुपए खर्च करने का, किसी का समय बर्बाद करने का। आखिर हम कब तक जागेंगे, कब सोचेंगे? लोग जो हमसे पीछे थे वो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। क्या हम अभी भी वहां खड़े रहेंगे जहां से शुरू हुए थे? ये बच्चे हमें हमारी असलियत बता रहे हैं कि वास्तव में अभी तक हम यहीं ठहरे हैं, कपड़ों से नहीं, हमारी सोच से भी यहीं ठहरे हैं। कब तक आखिर ये सब सहेंगे? मेरा निवेदन तमाम उन लोगों से जो समाज में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को समाज का नेता मानते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को समाज में कुछ अपने रूप में एक इकाई मानते हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि समाज को इस तरह से नहीं गिरने दें, कहीं ना कहीं उसको आगे ले जाने की कोशिश करें, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, अपने भाइयों को सबको समझाएं, शिक्षा की तरफ ले जाएं। और रही बात इस हॉस्टल की, जैसलमेर की, मैं बताना चाहूंगा, पोखरण में भी इसी तरह से एक छात्रावास संचालित होता है, जिसके बच्चे आपके सामने हैं, उधर बैठे हैं। उसमें आज 51 बंदों का एडमिशन है। 51 में से 35 बंदे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर लाइब्रेरी की सुविधा है, वहां पर पढ़ने का ऐसा माहौल है, आपको किसी और हॉस्टल में नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जैसलमेर के लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जैसलमेर के युवा साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो उन बंदों का साथ दें, सहयोग दें, पढ़ने में अपनी भागीदारी निभाएं, जहां कहीं वो सक्षम हो उस फील्ड में अपनी भागीदारी निभाएं। समय ज्यादा है, नहीं कम हो, वैसे क्या है कि प्रोग्राम का अंतिम दौर है, तो आप लोग चले गए हैं। मेरी बात कहने को बहुत कुछ है, अगर समाज के लिए कहने दिया जाए तो बहुत कुछ होता है कहने के लिए। साहब थोड़ा सा वाणी को विराम दें। हमारे बीच में पूर्व जिला प्रमुख वंदना जी हैं, वो समय की नजाकत को देखते हुए थोड़ा पधार रहे हैं। और एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, एक छोटा सा पौधा आपके हाथ से हमारे इस परिसर में लग जाए तो बढ़िया होगा। एक वृक्षारोपण का छोटा सा कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करें। चलिए।